Assalamualaikum. This is Learners Academy by Dia Balot. I'm Naima Tehniyat and I'm going to teach you DSM 5. Specific Learning Disorder. Specific Learning Disorder नाम से ज़ाहिर है कि स्पेसिफिक लर्निंग से रिलेटेड, स्पेसिफिक सब्जेक्ट, स्पेसिफिक चीज़ों की लर्निंग से रिलेटेड ये है। अब जो उसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की तरफ अगर हम जाएं तो क्राइटेरिया ए हमें कहता है कि डिफ़िकल्टी होगी लर्निंग में, एकेडमिक स्किल यूज़ करने में, जो कि एटलीस्ट ठीक है 6 में से कोई ना कोई एक जो सिम्टम्स हैं वो लाजमी प्रेजेंट होगा और लगातार 6 माह के लिए प्रेजेंट होगा, ठीक है। और डिस्पाइट द प्रोविजन ऑफ इंटरवेंशन दैट टारगेट दोज डिफ़िकल्टीज़, उस 6 माह के लिए इन 6 में से एक जो है सिम्टम वो लाजमी प्रेजेंट होगा और लर्निंग और एकेडमिक स्किल्स में बहुत ज़्यादा मसला होगा, ठीक है। मसला नहीं, मसाइल होंगे। अब क्राइटेरिया ए में जो हमारे पास पहला पॉइंट आ जाता है वो क्या कहता है कि इनएक्यूरेट, स्लो और एफर्टफुल लर्निंग होगी, ठीक है। सही नहीं पढ़ सकेंगे या बहुत स्लो होगी, आहिस्ता होगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे कि एक सिंगल वर्ड रीड करना ऊंची आवाज़ में, वो सही नहीं पढ़ेंगे, या बहुत आहिस्तगी से आराम से पढ़ेंगे, हेजिटेट होंगे, तंग होना, जो फ्रीक्वेंटली एकदम से ना लफ्ज़ गेस करने की कोशिश करेंगे, और जो वर्ड की साउंडिंग है, ठीक है, उसमें उनको मसला होगा। फिर सेकंड पॉइंट ये कहता है कि उनको जो अंडरस्टैंड करना है, जो मीनिंग है उस वर्ड का, एक लफ्ज़ का जो मतलब है उसको समझने में उन लोगों को मसला होगा। और मे बी ये जिस तरह आगे बताया गया एग्जांपल में कि मे रीड टेक्स्ट एक्यूरेटली बट नॉट अंडरस्टैंड द सीक्वेंस, एक जो टेक्स्ट है, एक लाइन है, वो बिल्कुल एक्यूरेटली पढ़ें लेकिन उसका सीक्वेंस उन्हें समझना है, उसका मीनिंग समझना है, उन्हें यही ना पता हो कि इसके इन्फ्रेंसेस क्या है, इसका डीपर मीनिंग क्या है, उन्होंने पढ़ा क्या है। फिर उनको स्पेलिंग में डिफ़िकल्टी होंगी, ऐड करने में, ओमिट कर, उस स्पेलिंग के अंदर जिस तरह सिंगुलर प्लूरल ले रहे हैं तो सिंगुलर एक चीज़ है, प्लूरल में हम एस लगा देते हैं, ऐसे ई एस लगा देते हैं, जिस तरह थर्ड फोर्थ के बच्चों को सिखाया जाता है, सेकंड क्लास में फर्स्ट सेकंड से बच्चों को सिखाना स्टार्ट कर देते हैं अक्सर, तो वो उनको उस चीज़ में मसला होगा, उन्हें समझ नहीं आएगी किस तरह से ई एस डालो लगाओ तो वो प्लूरल बनेगा, और किस वर्ड के साथ लगाओ, किसके साथ आई ई एस आएगा, किसके साथ एस आएगा, उनको ये मसला हो जाएगा। उनको जो सब्स्टिट्यूट वोवल या कॉन्सोनेंट है उसकी समझ नहीं आएगी। इसके अलावा उनका जो राइटिंग एक्सप्रेशन है उसमें उनको मसला होगा। मल्टीपल ग्रामेटिकल पंक्चुएशन एरर्स होंगे उनके सेंटेंस में, ग्रामेटिकल पंक्चुएशन के सब के वो एरर्स होंगे, और पैराग्राफ वो उसको लिखने में मसला होगा, जो कुछ लिखेंगे वो क्लियर नहीं लिख पाएंगे। फिर डिफ़िकल्टी होगी जो नंबर सेंस है उसमें मास्टर करने में, जो नंबर फैक्ट है, कैलकुलेशन है, यानी जो नंबर्स की गेम है, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिशियन वाला काम करने में उनको बहुत मसला होगा। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग में मसला होगा, ठीक है, यानी जिस क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम्स होगी वो सॉल्व करने में उनको मसला हो जाएगा। कहा जाता है ना कि अक्सर मैथ में क्वेश्चन आते हैं, सपोज कि इसके पास इतनी चीज़ें हैं और इसके पास इतनी चीज़ें हैं, और फिर उसमें से इतनी निकाल दी और उसने इतनी इसको दे दी, तो वो क्या उसके पास रह जाएगा। इस तरह के उनको क्वेश्चन सॉल्व करने में मसला होगा। और जो कैलकुलेशन है, माइनस प्लस करना, डिवीजन, ये सब चीज़ें, इनमें भी उनको मसला होगा। क्राइटेरिया बी में कहता है कि जो अफेक्टेड एकेडमिक स्किल्स हैं, ठीक है, वो सब्सटेंशियली और क्वांटिफाइबली जो हैं, सब्सटेंशियली और क्वांटिफाइबली मतलब कि मिकदार के लिहाज से और क्वालिटी के लिहाज से दोनों तरह से जो है वो एक्सपेक्टेड जो क्रोनोलॉजिकल एज है, मतलब उसकी जो प्रेजेंट एक एज है ना, मतलब 4 साल का 5 साल का, उसमें उस हिसाब से वो कम होंगी और वो सिग्निफिकेंटली इंटरफेयर करेंगी, उनका असर होगा
उनकी एकेडमिक ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस के ऊपर, और एक्टिविटी जितनी भी डेली लाइफ की हैं, और जैसे वो जो इंडिविजुअल एडमिनिस्ट्रेट जब उसके ऊपर टेस्ट अप्लाई होंगे तो वो उसमें ये कंफर्म करेगा ये बात कि भाई उसको ये मसला हो रहा है। और जो इंडिविजुअल 17 ईयर या उसके ओल्डर हैं उनकी एक डॉक्यूमेंट्री हिस्ट्री होगी इम्पेयरमेंट की, और 17 ईयर से कम जो होंगे उनके लिए बाकायदा उनके ऊपर टेस्ट भी अप्लाई किए जाएंगे। 17 ईयर वाले पे भी होंगे, लेकिन 17 ईयर वालों की एक बाकायदा डॉक्यूमेंट्री केस हिस्ट्री भी होती है। फिर जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होंगी ड्यूरिंग स्कूल एज ईयर्स होंगी, लेकिन स्टार्ट में वो उस तरह से नहीं शो होंगी या उनको उस तरह से नहीं लिया जाएगा, ये समझा जाएगा बच्चा नालायक है या बच्चा मेहनत नहीं कर रहा। जब तक वो एक डिमांड आ जाती है भाई अब करो किसी न किसी तरह से करो, एक एक्सपेक्टेड लेवल आ जाता है, वहाँ पे आके वो लिमिट से एक्सीड हो जाएगी उसकी जो डिसेबिलिटी है, ये डिफ़िकल्टी है। जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और कोरिलेटेड विजुअल ऑडिटरी एक्विटी, ये किसी और मेंटल या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, साइकोसोशल एडवर्सिटी, लैक ऑफ प्रोफेंसी इन लैंग्वेज ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शन, मतलब कि ज़बान का ना मिलना, यहाँ से कोई गया हुआ है उर्दू स्पीकिंग है, आगे जाके उसको कोई इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, या इनएडिक्वेट एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन जहाँ पे सही तरह से समझाया ना जा रहा हो जिस इंस्टीट्यूट में, ये उससे एट्रीब्यूटेबल नहीं है, ना ही उससे बेटर एक्सप्लेन हो सकते हैं। अच्छा, जो 4 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हैं क्लिनिकल सिंथेसिस पे वो मैच करेंगे किसी भी इंडिविजुअल की केस हिस्ट्री में, डेवलपमेंटल, मेडिकल, फैमिली और एजुकेशनल, स्कूल रिपोर्ट्स और साइको एजुकेशनल असेसमेंट उसकी बताएगी भाई ये चारों इनके साथ मैच कर रही हैं, इस वजह से हम उस बच्चे को, उस इंडिविजुअल को ये डायग्नोसिस दे रहे हैं। अब स्पेसिफायर्स आ गए हैं आगे हमारे पास। जब विद इम्पेयरमेंट इन रीडिंग, जब रीडिंग के साथ इम्पेयरमेंट होगी तब क्या होगा, वर्ड रीडिंग में उसको मसला होगा, रीडिंग रेट उसकी या फ्लुएंसी जिसे हम कह लें, जिस हिसाब से जिस तेज़ी से फ्लुएंटली वो पढ़ा होगा, ये जिस तरह पढ़ा जाता है मैं बोल रही हूँ, मैं फ्लुएंटली बोल रही हूँ, मैं रुक नहीं रही है इन पे, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस, इन तीनों में उसको मसला होगा। जो डायलेक्सिया है एक अल्टरनेटिव टर्म यूज़ की जाती है जो पैटर्न ऑफ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं जिनमें एक्यूरेट या फ्लुएंट वर्ड रिकॉग्निशन में मसला होता है, पुअर डिकोडिंग या पुअर स्पेलिंग एबिलिटीज़ होती हैं। अगर डायलेक्सिया यूज़ होता है इस पर्टिकुलर पैटर्न को, इस पर्टिकुलर पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो एडिशनल डिफ़िकल्टीज़ हैं जो कि प्रेजेंट है, जैसा डिफ़िकल्टीज़ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन या मैथ रीजनिंग, ये भी उससे प्रेजेंट होंगी। अच्छा, विद इम्पेयरमेंट इन राइटिंग एक्सप्रेशन, स्पेलिंग करने में, ग्रामर और पंक्चुएशन एक्यूरेसी में से मसला होगा। क्लैरिटी या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिटन एक्सप्रेशन, मतलब कि एक जब आप पैराग्राफ लिखते हो, एग्ज़ाम में लिखते हो या किसी को भी लिखते हो तो आप क्लियर कट लिखते हो ना, आप ऐसे लिखते हो कि आपका कॉन्सेप्ट उसका वाजे हो जाए, तो उनको ये चीज़ करने में मसला होगा। उनके जहन में आएगा तो बहुत कुछ, लेकिन वो लिख नहीं पाएंगे प्रॉपर तरीके से। विद इम्पेयरमेंट इन मैथमेटिक्स, नंबर सेंस उनको नहीं होगी, मेमोराइजेशन जो अर्थमेटिक फैक्ट्स हैं उनकी फार्मूलाज वगैरह उनको याद करने में मसला होगा। एक्यूरेट या फ्लुएंट जो कैलकुलेशन है वो नहीं कर पाएंगे, मैथ रीजनिंग वो नहीं कर पाएंगे। अच्छा, डिसकैलकुलेलिया ये अल्टरनेटिव टर्म है जो कि इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ के लिए यूज़ होती है, ठीक है। वो एक पैटर्न ऑफ स्पेसिफिक मैथमेटिक डिफ़िकल्टीज़ है, उसके लिए एक पर्टिकुलर पैटर्न है, उसके आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होती है। और इसके साथ ये ज़रूरी होता है कि आप आइडेंटिफाई करें कि कहीं और कोई इसको प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर आ जाते हैं जी जो उसकी करंट सिवियरिटी लेवल है, ठीक है। ये जो मैं बता रही हूँ ना स्पेसिफायर, तो जब आप इसको रिकॉर्ड करेंगे, जब आप इसको लिखेंगे तो आपने बाकायदा बताना है कि असेसमेंट करके कि भाई उसको सिर्फ रीडिंग का मसला है, इसको एक्सप्रेशन का मसला है, या इसको
मैथमेटिक्स का मसला है। तीनों में से जो है उसको बाकायदा बताना है, और फिर उसके बाद उसका अभी करंट लेवल क्या जा रहा है। माइल्ड जा रहा है कि जिसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं 1 या 2 एकेडमिक डोमेन्स में, और लेकिन वो इतनी माइल्ड हैं कि उनको जो है वो कंपनसेट किया जा सकता है, किसी तरह से उनको अकोमोडेट किया जा सकता है। मॉडरेट में आ जाता है कि डिफ़िकल्टीज़ हैं लर्निंग स्किल्स में, 1 या 1 से ज़्यादा एकेडमिक डोमेन्स में, तो इंडिविजुअल जो है वो प्रोफिशेंट है विदाउट सम इंटरवल ऑफ इंटेंसिव एंड स्पेशलाइज्ड टीचिंग। उसे जब तक कोई स्पेशलाइज्ड टीचिंग ना दी जाए, उसे जब तक टाइम ना दिया जाए, तब तक वो नहीं कर सकता। और किसी हद तक कुछ अकोमोडेशंस हो सकती हैं, कुछ उसको समझा दो तो वो खुद ही कैरी आउट उस चीज़ को कर ले। स्वेयर में वो विदाउट हेल्प सिरे से ही नहीं कर सकता। अकोमोडेशन सर्विसेज प्रॉपर उसको चाहिए होती हैं ताकि वो उन चीज़ों को कैरी आउट कर सके। डायग्नोस्टिक फीचर्स की तरफ अगर हम आएँ तो ये सबसे पहले जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है, ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें जो बायोलॉजिकल जिसका ओरिजिन है और जो बेसिस ऑफ एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, जितनी भी इसकी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो सारी कॉग्निटिव लेवल की हैं। अब थिंकिंग से ही सारा रिलेटेड है, कॉग्निशन से ही सारा रिलेटेड है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैथमेटिक्स, एक्सप्रेशन, रीडिंग, राइटिंग, सब कुछ यहाँ पे ऊपर ये जो जगह है ना दिमाग जिसे कहते हैं, यहाँ पे सोच चलती है, यहाँ कॉग्निशन, वहाँ पे सब ठीक है तो आगे सब ठीक है। और जो बायोलॉजिकल ओरिजिन है इसका, उसमें जेनेटिक, एपिजेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि ब्रेन की एबिलिटी जो है उसको अफेक्ट करते हैं। और जितनी भी जो कॉग्निशन लेवल के ऊपर हो रही है चेंजेस, वो बिहेवियरल साइंस होते हैं डिसऑर्डर के। अब जो एसेंशियल फीचर है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर का, वो है परसिस्टेंट डिफ़िकल्टीज़ लर्निंग कीस्टोन एकेडमिक स्किल्स, ठीक है, जिनका ऑनसेट होगा ईयर ऑफ फॉर्मल स्कूलिंग। एक माइलस्टोन है, कीस्टोन है, उसको लिखना आएगा, उसको पढ़ना आएगा, उसको अपनी बात वाज़े करनी आएगी, उसको नंबर सेंस होगा, मैथमेटिक्स आएगी, तभी जाके बेसिक्स आएंगी, तभी जाके वो आगे कुछ और नया सीख सकेगा और उस चीज़ को फिर आगे अपने फ्यूचर में यूटिलाइज़ कर सकेगा। जब उसको बेसिक चीज़ें नहीं आएंगी तो वो आगे कैसे करेगा, ठीक है। और की एकेडमिक स्किल्स में रीडिंग ऑफ सिंगल वर्ड एक्यूरेटली, उसकी फ्लुएंसी, रीडिंग एक्सप्रेशन विद रिटन एक्सप्रेशन आ गया, स्पेलिंग, अर्थमेटिक कैलकुलेशन, मैथमेटिक, रीजनिंग, सब कुछ। अब इन कंट्रास्ट टू टॉकिंग या वॉकिंग, ठीक है, एक एक्वायर होता है डेवलपमेंटल माइलस्टोन के, भाई ये बात भी कर रहा है, ये चल भी रहा है, जो कि एक मैच्योर जो ब्रेन की मैच्योरेशन है वहाँ से एक चीज़ जो इमर्ज हो रही है। जो एकेडमिक स्किल्स हैं उनको लाजमी जो है वो एक तरह से वो सीखी जाती हैं, वो एक्सप्लिसिटली लर्न की जाती हैं। अब बाय बर्थ एकेडमिक स्किल्स नहीं आती, बच्चा एनवायरनमेंट से लेता है, बच्चा स्कूल जाता है, दूसरों को ऑब्जर्व कर रहा है, दूसरों से ले रहा है, एक्सप्लिसिट है, ठीक है। और जो सेकंड की फीचर है वो है जो परफॉर्मेंस होगी अफेक्टेड एकेडमिक स्किल्स की, वो जो एवरेज लेवल है, एज लेवल, उससे वो बिलो होगी, ठीक है। लो एकेडमिक स्किल्स जो हैं वो उसकी ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस पे भी अफेक्ट करेंगी। और एक वैलिड साइकोमेट्रिक टेस्ट, ठीक है, जो वो एडमिनिस्टर होगा, जो कल्चरली अप्रोप्रिएट होगा, तो उसी के रिज़ल्ट से फाइंड आउट किया जा सकते हैं हाँ भाई इस बंदे को, इस बच्चे को जो है वो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है। थर्ड कोर फीचर इसका ये है कि ये डिफ़िकल्टीज़ हैं ये रेडली अपेरेंट होंगी, जो अर्ली स्कूल ईयर्स हैं वहाँ पे वाजे होंगी, ठीक है, लेकिन ये तब सही तरह से डिफ़िकल्ट होंगी जब लेटर स्कूल ईयर्स में इनकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और उस डिमांड पे ये डिफ़िकल्टी के लेवल से एक्सीड कर जाएगी, जहाँ पे उसको वाकई ही इंतहा की मुश्किल होने लग जाएगी। अच्छा, एक और डायग्नोस्टिक फ़ीचर है लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ का, वो है स्पेसिफिक, ठीक है। और कंसिडर, अब जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है उनको स्पेसिफिक कंसिडर किया जाता है 4 रीज़न्स की वजह से, ठीक है। पहला रीज़न कि ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, ये किसी और डिसऑर्डर से एट्रीब्यूटेबल नहीं है, ना ही उनसे ये
बेटर एक्सप्लेन हो सकती है। अब एक बच्चा जैसे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी डिसऑर्डर है, उसको ये भी वो हो सकता है IQ लेवल उसका बहुत ज़्यादा हाई हो, लेकिन किसी भी एक एक्सप्रेशन पे वो फेल हो गया हो। मे बी वो लिख ना सकता हो, मे बी वो बोल ना सकता हो। अगर उसे लिखने के में मसला है तो मे भी वो बोलने में उसका IQ लेवल या दूसरों को ऑब्जर्व करके वो चीज़ करने में वो इतना ज़्यादा हाई हो कि बंदा उसको, कोई भी दूसरा इंसान उसको कहे कि ये तो बंदा टॉप का है, इस जैसा तो कोई नहीं है। लेकिन हो सकता है कि एक बच्चा जो है वो बोल नहीं सकता किसी के सामने, लेकिन वो लिखने में ऐसा हो कि कोई उसका मुकाबला ही ना कर सके। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, और कुछ होते हैं जो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी देते हैं, और कुछ लिखने में बहुत तेज़ होते हैं। जब वो लिखते हैं तो कमाल के लिखते हैं, पेपर उनका देख के टीचर भी हैरान होती है कि ये बच्चा तो कभी क्लास में बोला ही नहीं है और इसका इतना ज़बरदस्त पेपर है। सेकेंडली, जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू मोर जर्नल एक्सटर्नल फैक्टर जैसे इकोनॉमिक एनवायरमेंटल डिसएडवांटेजेस। अब इकोनॉमिक एनवायरमेंटल डिसएडवांटेजेस हो गए, जो क्रॉनिक एब्स्टीम हो गया, लैक ऑफ एजुकेशन हो गई, ये उनसे चीज़ नहीं जुड़ी हुई, ठीक है, ये टोटली लर्निंग से जुड़ी हुई है, ठीक है। थर्ड, ये किसी भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से, पेडियाट्रिक स्ट्रोक वगैरह हो गए या मोटर डिसऑर्डर्स वगैरह हो गए, ये उनसे एट्रीब्यूटेबल नहीं है, ना ही विजन या हीयरिंग डिसऑर्डर हो गए, ठीक है। ये एसोसिएटेड है प्रॉब्लम्स जो कि लर्निंग से रिलेटेड है और एकेडमिक स्किल से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन डिस्टिंग्विश्ड हैं प्रेजेंस ऑफ न्यूरोलॉजिकल साइंस। अब जो फाइनली लास्ट वन, फोर्थ पॉइंट, ये है जो लर्निंग डिफ़िकल्टी है, ये एक एकेडमिक स्किल के ऊपर रिस्ट्रिक्ट हो सकती है, ठीक है। रीडिंग सिंगल वर्ड, रिट्राइविंग या कैलकुलेटिंग नंबर फैक्ट, ये उनसे हो सकती है। जो कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट होती है वो रिक्वायर होती है, और स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर जो है वो तभी डायग्नोज हो सकता है एक फॉर्मल एजुकेशन जब स्टार्ट होती है, और लेकिन ये तब डायग्नोज नहीं होता एट एनी पॉइंट आफ्टरवर्ड्स इन चिल्ड्रन एडोलेसेंट्स, कि इसका जो ऑनसेट है वो कई साल पहले हो चुका होता है, ठीक है, क्योंकि न्यूरो डेवलपमेंटल है। लेकिन 6 माह के लिए एटलीस्ट इसका क्राइटेरिया कि ये प्रेजेंट होगा, और प्री स्कूल्स में तो ये सिम्टम्स शो होंगे, लेकिन असल जब ये लेटर ऑन बाकी स्कूल ईयर्स आ जाएंगे, बिफोर द एज ऑफ 17 जब आ जाते हैं, 8-9 साल का बच्चा हो जाता है, तो उसको जो एक स्पेसिफिक चीज़ चाहिए होती है, अपनी जितनी भी नॉलेज है, एकेडमिक स्किल्स हैं, उनको आगे कंटिन्यू करने के लिए, तो वो वहाँ पे फेल हो जाता है। एसोसिएटेड फीचर स्पॉटिंग डायग्नोसिस, जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है, ये फ्रीक्वेंट है, लेकिन ये इनवेरिएबली प्रोसीड करता है प्री स्कूल ईयर्स में। और जिस तरह अटेंशन में डिले हो गया, लैंग्वेज या मोटर स्किल्स में मसला हो गया, जो कि एक परसिस्ट करती हैं और को-अकर होती हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर के साथ। एक अनइवन प्रोफाइल ऑफ एबिलिटीज़ जो है वो कॉमन है, जिस तरह अबव एज एबिलिटीज़ होंगी ड्राइंग की, डिज़ाइनिंग की, और लेकिन स्लो, एफर्टफुल और इनएक्यूरेट रीडिंग या पुअर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जिस तरह मैंने पहले बताया डायग्नोस्टिक फीचर्स में कि वो चीज़ जो रीडिंग एक्सप्रेशन है, राइटिंग एक्सप्रेशन है, वो उनका अफेक्टेड है। IQ लेवल उनका नॉर्मल भी हो सकता है, IQ लेवल उनका हाई भी हो सकता है, और जब वो हाई वाला बच्चा है तो वो उनकी ड्राइंग एबिलिटीज़, उनकी बाकी जो एबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉलिश्ड हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उसकी एज लेवल से बड़ी हैं। लेकिन जब एकेडमिक स्किल्स की बात आई तब वो डाउन है। सुसाइडल आइडिएशन, सुसाइड अटैम्प्ट्स भी उन चिल्ड्रन और एडोलसेंट्स में कॉमन होती हैं, ठीक है। एक तरह से उससे रिस्क होता है उनको, जिनको ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर होता है, और कोई नॉन बायोलॉजिकल मार्कर्स नहीं है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर के। प्रेवलेंस की तरफ आए तो प्रेवलेंस ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर क्रॉस जो एकेडमिक डोमेन है, रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स की, ये 5 से 15% है जो स्कूल एज चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस और कल्चर्स में। जो प्रेवलेंस एडल्ट्स में आ जाती है वो अप्रॉक्सीमेटली 4% है। डिफरेंट कल्चर्स, अब हर कल्चर में एक जो टेस्ट अप्लाई किया जाता है वो अपने तरीके से किया जाता है, उनकी अपनी नॉर्म्स हैं, अपने जो हैं वो एक तरह से सेट
उनके लेवल्स कह लें या उनकी कल्चरल वैल्यूज़ हैं। अब जो डेवलपमेंट एंड कोर्स की तरफ अगर हम आएँ तो ऑनसेट रिकॉग्निशन और डायग्नोसिस जो है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर का, वो यूजली अक्कर होता है जब एलिमेंट्री स्कूल आ जाता है, जब बच्चे को रिक्वायर होती हैं रीडिंग्स, रिक्वायर होती हैं कि वो किस रीडिंग सीखे, स्पेल करे, राइट करे और लर्न करे मैथमेटिक्स, जो एक तरह से लैंग्वेज डिले और डेफिसिट्स जो होते हैं, डिफ़िकल्टी होगी रिदमिंग में, काउंटिंग में, या डिफ़िकल्टी विद फाइन मोटर स्किल्स जो होती है रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग कॉमनली अर्ली अकर इन अर्ली चाइल्डहुड बिफोर द स्टार्ट ऑफ फॉर्मल स्कूलिंग। अब ये सारी चीज़ें उनके अंदर कॉमन आ रही हैं, लैंग्वेज डिले आ रहा है, उनका जो राइमिंग या काउंटिंग में मसला उनको आ रहा है, फॉर्मल स्कूलिंग से पहले ही उनके अंदर वो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जो चेंजेस हैं सिम्टम्स की, वो एज के साथ चेंज हो रहे हैं सिम्टम्स, ठीक है। पहले उनको ये मसला आ रहा है, फिर आगे जाके वो स्पेसिफिक लर्निंग की तरफ जा रहा है मसला, ठीक। अब जिस तरह एग्जांपल के तौर पे जो प्री स्कूलर्स हैं उनको क्या मसला होगा, वो बेबी टॉक करेंगे, प्रोनाउंस मिस प्रोनाउंस कर देंगे वर्ड को, या उनको नाम याद रखने में मसला होगा, डेज नंबर्स, डेज ऑफ द वीक नंबर्स याद रखने में उनको मसला होगा। अब जिन बच्चों को किंडरगार्टन जो एज होती है बच्चों की, यानी जहाँ पे एक तरह से प्ले ग्रुप के बच्चे जिसे हम कह लें, जहाँ वहाँ पे उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज, इन सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करना, इस डिसऑर्डर को रिकॉग्नाइज करना मुश्किल हो सकता है। उन्हें ट्रबल होगा ब्रेकिंग, जो लफ्ज़ वो बोल रहे हैं उसको ब्रेक डाउन करने में, कव और बॉय जिस तरह हो गया, और फिर उनको जो वर्ड है, जो कि रिदम है, उसका राइम है, उसको रिकॉग्नाइज करने में उसको मसला होगा। अब स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर जो एलिमेंट्री स्कूल एज में टिपिकली मैनिफेस्ट करता है लेटर साउंड कॉरस्पॉन्डेंस है, ठीक है। और फ्लुएंट वर्ड डिकोडिंग हो गई, स्पेलिंग हो गया, मैथ फैक्ट्स वगैरह हो गए। अब जो बच्चा है जो प्राइमरी ग्रेड्स में है 1 to 3, वो कॉन्टीन्यूस टू हैव प्रॉब्लम, उसको जो फिनोम्स हैं, ठीक है, उसकी साउंड्स हैं, उसको रिकॉग्नाइज करने में मसला होगा। और एक जो सिलेबल वर्ड होता है सच एज मैट और टॉप, इनको करने में मसला होगा, रिकॉग्नाइज करने में मसला होगा। रिकॉग्नाइज जो रेगुलरली स्पेल्ड वर्ड हैं उनको रिकॉग्नाइज करने में मसला उसको हो जाएगा, उसको नंबर याद करने में मसला होगा, एडिंग सब्सट्रैक्टिंग, इन सब चीज़ों में उनको मसला होगा। अब जब बच्चा स्पेसिफिक लर्निंग मिडिल ग्रेड्स में पहुंचता है 4 to 6, तो वो स्किप करेगा पार्ट्स को, लॉन्ग या मिस सेलेबल वर्ड्स जिनके होंगे, कन्वर्टेबल, कॉनेबल उनको पढ़ देगा, एनिमल को एमिनल पढ़ देगा, वो उस चीज़ को मिक्स कर देगा, उसको प्रॉपरली नहीं पढ़ जाएगा। बाय कंट्रास्ट जो एडोलेसेंस होंगे उनको वो वर्ड डिकोडिंग में मास्टर होंगे, लेकिन रीडिंग उनकी स्लो होगी, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो वो किसी न किसी तरह से कोपिंग स्ट्रेटजीज सीख के उस चीज़ को कोप अप कर रहे हैं, लेकिन मसला उनको भी होगा। टेक्स्ट वो आराम से पढ़ेंगे, स्लो पढ़ेंगे, प्रोनाउंसेस जो है वो मल्टी सिलेबल वर्ड करने में उनको मसला होगा। रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स की तरफ अगर हम आएँ तो एनवायरमेंटल फैक्टर में प्री मैच्योरिटी या वेरी लो बर्थ वेट जो है वो रिस्क इंक्रीज़ कर देता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर का, या प्रीनेटल एक्सपोजर टू निकोटीन, ठीक है। जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है, अब उसमें ये एग्रीगेट इन फैमिलीज, पर्टिकुलरली जब रीडिंग, मैथमेटिक्स और स्पेलिंग की बात आ जाए ना, तो ये उनमें अपीयर हो सकता है। जो रिलेटिव रिस्क है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर का रीडिंग और मैथमेटिक्स, वो सब्सटेंशली हायर है फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में, जो इंडिविजुअल्स जिन्हें लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, और जो फैमिली हिस्ट्री है रिगार्डिंग लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ वो कंपेयर्ड होती है विद दोज विदाउट दैम, सॉरी वो जो है वो
वो भी एक तो होती है। फिर पेरेंटल लिटरेसी स्किल्स जो होती हैं वो लिटरेसी प्रॉब्लम और स्पेसिफिक लर्निंग की जो है वो उसको प्रिडिक्ट करती है। जो हाई हेरिटेबिलिटी है रीडिंग एबिलिटी की और रीडिंग डिसेबिलिटी की इन अल्फ़ाबेटिक और नॉन अल्फ़ाबेटिक लैंग्वेजेस में, इसमें हाई हेरिटेबिलिटी आती है मोस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ लर्निंग एबिलिटीज़ और डिसेबिलिटीज़ की। माँ बाप की जितनी भी जेनेटिक है, मतलब कि वालिदैन के अंदर जो खूबियाँ हैं वो आगे ट्रांसफ़र होंगी। अगर वो खामियाँ हैं तो वो आगे ट्रांसफ़र होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कल्चर रिलेटेड डायग्नोसिस जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है ये क्रॉस लैंग्वेजेस, कल्चरल, रेसेस और सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस होता है, लेकिन इसकी जो मैनिफेस्टेशन है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ स्पोकन और रिटन सिंबल सिस्टम और कल्चर और एजुकेशन प्रैक्टिसेस में होती हैं। एक इंडिविजुअल है वो पाकिस्तान में रहता है, एक इंडिविजुअल अमेरिका में रहता है अब या ऑस्ट्रेलिया में रहता है, वहाँ के कल्चर, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, वहाँ का सिंबल सिस्टम यहाँ से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, वहाँ पे जो इंडिविजुअल बैठा हुआ है उसकी असेसमेंट वहाँ के हिसाब से होगी, और जो इंडिविजुअल यहाँ पे है उसकी असेसमेंट इस लिहाज से होगी। एक टेस्ट है जो कि अमेरिकन किसी साइकोलॉजिस्ट ने बनाया है, आप वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे टेस्ट रिज़ल्ट और आएगा, वहाँ पे अप्लाई करेंगे टेस्ट रिज़ल्ट और आएगा। सिग्निफिकेंट में भी आ जाए लेकिन फिर भी वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा जब तक एक सेटिंग के मुताबिक, एक स्पेसिफिक कल्चर के मुताबिक, आपके नॉर्म्स के मुताबिक वो टेस्ट नहीं होगा। जेंडर रिलेटेड डायग्नोस्टिक इश्यूज़ में जो मेल्स होते हैं उनमें ये जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर होता है वो ज़्यादा कॉमन होता है, और ये मेंटल वेरिएशन, लैंग्वेज, रेस, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ये उन सबसे एट्रीब्यूटेबल नहीं है। ठीक है, ये जो भी रेशो है 2:1 to 2:3 रेशो रेंजेस ये फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर की जो है नेगेटिव फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं अक्रॉस लाइफ स्पैन, इंक्लूडिंग एकेडमिक अटेनमेंट, हाई रेट्स ऑफ हाई स्कूल ड्रॉप आउट्स, लो रेट्स होंगे पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन में, क्योंकि लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होगा, पुअर ओवरऑल मेंटल हेल्थ होगी, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट हाई होगा, उसके अंदर स्किल नहीं है, वो आगे कैसे जा सकता है, वो कैसे उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, या अंडर एम्प्लॉयमेंट होगी और लो इनकम होगी, स्कूल ड्रॉप आउट और पुअर का डिप्रेसिव सिम्टम्स जो हैं वो पुअर मेंटल हेल्थ के जो आउटकम्स हैं उनको ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे, उनके चांसेस को, जिस तरह सुसाइडल आइडिएशन हो गई, सोशल और इमोशनल जो सपोर्ट है वो उसकी बेटर मेंटल हेल्थ आउटकम्स के लिए ज़रूरी है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ आएँ, नॉर्मल वेरिएशन इन एकेडमिक अटेनमेंट सबसे पहले आता है। जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है ये डिस्टिंग्विश्ड है नॉर्मल वेरिएशन इन एकेडमिक अटेनमेंट एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। ठीक है, क्योंकि जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं वो परसिस्ट हैं, यानी लगातार हैं, एक एडिक्वेट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी और एक्सपोजर के होते हुए भी। ठीक है, और सेम इंस्ट्रक्शन जिस तरह पीयर ग्रुप को दी जा रही है, कॉम्पिटेंसी जो है वो लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस की, ठीक है, वो भी सही। अब जो एकेडमिक अटेनमेंट है, अब एकेडमिक सिस्टम सही नहीं है, बच्चा सही नहीं पढ़ रहा, वो चीज़ और है, लेकिन स्पेसिफिक लर्निंग में सब कुछ उसके पास है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, बच्चे को सब चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, सेम इंस्ट्रक्शन जो उसके पीयर्स को, उसके एज फेलोज़ को दी जाए, लेकिन बच्चा फिर भी नहीं कर रहा, इट्स मीन ये प्रॉब्लम है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है, एक ये फ्रॉम जनरल लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ से एसोसिएटेड हैं, ये उनसे डिफ़र करता है, क्योंकि जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं ये नॉर्मल लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में होती है। अब सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जो है ये स्पेसिफिक डोमेन में है, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है ये ओवरऑल उसकी इंटेलेक्चुअल और अडॉप्टिव फंक्शनिंग के ऊपर है। जो स्पेसिफिक लर्निंग डिफ़िकल्टी का बच्चा है उसका आईक्यू लेवल नॉर्मल से हाई भी हो सकता है, और वो कुछ डोमेन्स में जैसे ड्राइंग होगी उन चीज़ों में इतना ज़्यादा हाई होता है कि बंदा उसको अप्रिशिएट किए बगैर रह ही नहीं पाता। अब लर्निंग डिफ़िकल्टी ड्यूज टू न्यूरोलॉजिकल या सेंसरी डिसऑर्डर। अब जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है उसको डिस्टिंग्विश करना है लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल या सेंसरी डिसऑर्डर, क्योंकि जो केसेस हैं, जो एबनॉर्मल फाइंडिंग्स हैं
न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन की, ठीक है। न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स, जो एकेडमिक लर्निंग डिसऑर्डर है, इसको जो लर्निंग प्रॉब्लम जो कि न्यूरो डीजेनरेटिव कॉग्निटिव डिसऑर्डर से एसोसिएटेड है, क्योंकि एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर जिसका क्लिनिकल एक्सप्रेशन एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी होता है, ये अकर होता है डेवलपमेंटल पीरियड के दौरान, और ये किसी और एक जो उसकी मेंटल स्टेट है ना, फॉर्मर स्टेट, उसमें डिक्लाइन नहीं लाता, उसको डीजेनरेटिव नहीं है, अब जो उसकी स्टेट है वो वही रहेगी, लेकिन अगर उसमें मसला है तो उस हेल्प के ज़रिए वो इम्प्रूव भी हो सकता है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, इसको डिस्टिंग्विश करना है पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस जो कि ADHD से रिलेटेड है। क्यों? अब जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है उसमें उसको एक डोमेन में मसला है, लेकिन दूसरी डोमेन को बहुत अच्छी तरीके से कैरी आउट करके जा रहा है। जो ADHD का बच्चा है वो ओवरऑल एकेडमिक स्किल्स में नहीं कर सकता, मे बी वो हो सकता है वो इनअटेंटिव हो, इनअटेंशन हो उसको, या वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है इस वजह से। लेकिन जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर ADHD है वो जो इनकी कोअकरेंस है वो मोर फ्रीक्वेंट होती है देन एक्सपेक्टेड बाय चांस, ठीक है। अगर क्राइटेरिया दोनों का मीट कर रहा है तो दोनों डायग्नोसिस दिए जाएंगे। साइकोटिक डिसऑर्डर्स, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है, इसमें एकेडमिक और कॉग्निटिव डिफ़िकल्टीज होती हैं, ठीक है। लेकिन ये स्किज़ोफ्रेनिया से या कि साइकोसिस से ये डिफरेंट है, क्योंकि इसमें क्योंकि इन डिसऑर्डर्स में जो है वो डिक्लाइन आता है इन फंक्शनल डोमेन्स में, लेकिन यहाँ पे जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है इसमें होता ही मसला इनमें, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है, उसमें डिक्लाइन नहीं आता। जो कोमोबिडिटी है, कोमोबिडिटी से मुराद कि इसके साथ कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है, इसका ताल्लुक़ किसी और डिसऑर्डर के साथ हो सकता है कि नहीं, जो जिस डिसऑर्डर के चांसेस हैं कि वो इसके साथ हो। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर वो कॉमनली न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या दूसरे मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं वो उनके साथ हो सकता है, चांसेस हैं। लेकिन कोमोबिडिटीज़ जो हैं ये नेसेसरी नहीं है कि ये एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर को एक्सक्लूड कर दें। डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है वो डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन क्योंकि डिसऑर्डर इंडिपेंडेंटली इंटरफेयर कर सकता है किसी भी इंसान की जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ है उसकी एग्जीक्यूशन को, जिसमें लर्निंग भी आती है, ठीक है। तो क्लिनिकल जजमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल जजमेंट रिक्वायर होती है असेसमेंट के लिए।